Hello everyone, this is Shashank Tyagi. I hope this video finds you in good health और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी और नहीं भी चल रही तो भी इस मोमेंट से आप जैसा चाहें वैसा अपनी तैयारी को अपनी लाइफ को आप ट्रैक पर ला सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो को टाइटल से आपको पता लग रहा होगा, गवर्नेंस, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, गवर्नेंस एक ऐसा शब्द है जो यूज़ बहुत कॉमनली होता है यूपीएससी की तैयारी में। यस, अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट और गवर्नेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट बोथ आर सेम थिंग्स। सम पीपल थिंक लाइक दैट। और कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नेंस शब्द सीमित हो जाता है गवर्नमेंट पर, जबकि मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। तो देखिए, कई बार इस यूपीएससी की तैयारी में ऐसा होता है कि कई चीज़ें जिसको हम बहुत कॉमन समझते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि जो टॉपिक हमारा आज का है दैट इज़ फॉर जीएस पेपर 2। और देखिए, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि जैसे अदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए यू पीपल रेफर से लक्ष्मीकांत इज अमंग द बेस्ट बुक्स। लेकिन गवर्नेंस के लिए आई नेवर रिकमेंड अ सिंगल बुक, क्योंकि अगर आपको गवर्नेंस पर एक्सेल करना है आंसर्स में तो यू हैव टू गेट अ ग्रिप ऑन द करंट डायनेमिक्स विच आर गोइंग ऑन। जो अभी चल रहा है करंट में, उसके हिसाब से जो चैलेंजेस हैं उस पर बैलेंस और सोल्यूशन अभी तक क्या किया है, क्या हो सकता है, इस तरीके से आपको इस पर अपना एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाना है। हाँ, सब टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए कि गवर्नेंस की बात करें तो इस तरह के सब टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इस साल जो है इनमें से ये 5 या 6 जो है हमारे टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा चर्चा। मेरे हर टॉपिक पे 20 to 25 सेंटेंसेस, मतलब उसमें आपके इनिशिएटिव्स भी होने चाहिए, पर्सपेक्टिव भी होने चाहिए, काउंटर पॉइंट भी होने चाहिए, वो हमारे तैयार होने चाहिए। जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब इसी गवर्नेंस को लेकर आप कितनी मैगजीन्स रट रहे हैं, कितने सारे नोट्स रट रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑन यू, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीमित समय में बेस्ट रिजल्ट लाना है और यही एक यूपीएससी एस्पिरेंट की एक मेजर एट्रीब्यूट होता है, जेन्यून एट्रीब्यूट जो होना चाहिए। चलिए, तो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस, इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी जैसा आप इस तरीके, अब जैसे आप गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देख रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो अभी उभरे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस, और कुछ ऐसे हैं जो पुराने हैं। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। उजांग आईएएस एकेडमी से आपको, जहाँ पर मैं लेक्चर्स लेता हूँ, जो हमारी टीम है, यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी अवेलेबल हैं। होल टीम इज़ विद यू। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन पोस्ट इन कमेंट। डिजिटल वाली टीम वो क्वेरीज को फैकल्टीज तक पहुँचाती है। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। You have to become part of government, then you should know and you should imbibe this quotation in yourself. Administrators are the guardians of administrative state, so they should honor public trust. देखिए, गवर्नेंस जो शब्द है और जो गवर्नमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट वर्ड यूज किया जाता है एक ऐसी बॉडी या कुछ लोगों का समूह या एक ढांचा, संरचना, जिसके पास अथॉरिटी है उस निश्चित क्षेत्र पर, उस जनसंख्या पर कुछ रूल्स लागू करने की, कुछ रूल्स बनाने की, लागू करने की, जिससे कि वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, सो दैट दैट सिस्टम वर्क्स इन बेस्ट वे पॉसिबल। ये हमारी जो बॉडी होती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस शब्द केवल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, जैसे ही कई लोग मानकर चलते हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नेंस जो शब्द है, इसका मतलब है कि किसी डिसीजन को लेने का प्रोसेस,
और फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का जो प्रोसेस है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। देखिए, गवर्नेंस फैमिली में भी हो सकती है, गवर्नेंस आपकी कॉर्पोरेट में भी हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तो कितनी सारी बुक्स हैं, और रिसेंट पास्ट में कितनी बार आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि ये कई बार बोला जाता है कि जो हमारा गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का मॉडल है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्लूड करना चाहिए। सो गवर्नेंस तो वहाँ पर भी होती है, क्योंकि वहाँ पर भी डिसीजन लिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। फैमिली में भी लिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ऐसी गवर्नमेंट जब फैसले लेती है, तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, और फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराती है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली। तो देखिए, बहुत ही आसानी से पकड़ी बात, डिसीजन लेने का प्रोसेस। अब मुझे बताइए, सरकार बन गई, डिसीजन लेने का प्रोसेस, डिसीजन किसके बारे में? जनता के लिए। जो आपने, जब आप चुनकर आए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो ऐसे में जनता को जो आपने वादे किए या जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू टेक डिसीजन, और दैट डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब, गवर्नमेंट में ये बॉडी ये काम करेगी और इसके पास ये पावर होगी। दीज आर दीज प्रोसेस आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो भी किसका पार्ट होते हैं? गवर्नेंस का पार्ट होते हैं। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, जो कि फैसले लेती हैं, इम्प्लीमेंट कराती हैं, वो गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अब स्कीम्स आप देखते हैं चेंज होती रहती है, नाम चेंज होता रहता है, तो वो सब किस में आता है? गवर्नेंस में आता है। तो अब क्योंकि आप इस प्रोसेस का पार्ट बनेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद यू विल बी हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक important decisions which will shift life of so many people. मीन्स यू विल बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फैसले ले रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है। तो यानी कि गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटर का एक मेन रोल है कि नहीं? एक मेन रोल। तो ऐसे में जब आप इस यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं, जब आप इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, इस गवर्नेंस को पढ़ रहे हैं, तो यू शुड कनेक्ट टू द कॉज। क्या कारण है, क्यों आप जुड़ रहे हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटर आर द गार्जियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो आपका उद्देश्य क्या है कि जो स्टेट, जो ये पूरा ढांचा है, इसकी सुरक्षा करना है। पीपल आर काउंटिंग ऑन यू। Yes, you have become a civil servant, now you will protect this structure. So you should honor public trust। क्योंकि गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पब्लिक है। तभी आपको कहा जाता है सिविल सर्वेंट। जब आप इस बात से कनेक्ट हो जाएंगे ना टू द कोर, तो आपकी तैयारी, आपका समझना एक्सपेंड होगा। आप आसानी से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। रोट लर्निंग नहीं करेंगे कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, रट लेता हूँ गवर्नेंस के कुछ चैप्टर्स को, नो। और इसी वजह से मैं कभी गवर्नेंस शब्द को फॉर्मली कैटेगराइज करके पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं। गवर्नेंस से क्वेश्चन डायनेमिक आते हैं, करंट बेस्ड अप्रोच से आते हैं। तो many major portions of this is covered in current affairs only। तो ऐसे में बस आपको क्या करना है, उसको वहाँ से करंट अफेयर है, सिर्फ हमें रट लेना है कुछ पॉइंट्स, ऐसे नहीं। यू हैव टू कनेक्ट पॉलिटी वाले पार्ट से, कनेक्ट कैसे करना है, देन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। तो लेट्स गो अहेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। अभी बताया आपको। गवर्नेंस रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग एट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व एट एनी लेवल। तो यानी कि आप एसडीएम हैं, डीएम हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ऑल दीज पोस्ट्स, उद्देश्य क्या है? गवर्नेंस।
नेशनल लेवल है, रीजनल है, लोकल है, कॉर्पोरेट फैमिली, अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जनरली लोग सोचते हैं नहीं गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट, अब से आप ऐसा नहीं सोचेंगे। In governance, all actors apart from government and military are called civil society. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवी एक्टर्स, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स ऑफ टीवी सीरीज जो आजकल आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स और अमेजन पर, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्टर्स। यहाँ पर एक्टर का मतलब, एक्टर वर्ड कहाँ से है? एक्टर वर्ड वहाँ से है जो एक्शन करता है। और आप प्रशासनिक अधिकारी बनकर जब आपको जिम्मेदारी मिली है प्रशासन को चलाने की, तो यानी कि आपको क्या करना है? एक्शंस लेने हैं। तो अभी तक जनरली लोग ये सोचते हैं कि इफ आई एम आई एम IAS ऑफिसर और इफ समवन इज पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन में भी क्या मिनिस्टर, तो गवर्नेंस ये चलाते हैं। मतलब गवर्नेंस जो है वो ये ही बेसिकली गवर्नेंस के सारे फंक्शंस को करते हैं। आम धारणा यही है। मैं आपको बता दूं, एक तो होता है गलत, एक होता है सरासर गलत। ये सरासर गलत बात है। आप सोच रहे हो कि कुछ IAS अधिकारी और कुछ मिनिस्टर्स मिलकर देश को चला रहे, नहीं, ऐसा नहीं। जो फैसले लेने की प्रक्रिया है, गवर्नेंस फैसले लेने की प्रक्रिया और फिर फैसले इंप्लीमेंट कराने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, इन दोनों में और भी कई सारे एक्टर्स आते हैं। और जब और भी कारक हैं, और भी ऐसी बॉडीज हैं या ऐसे लोग हैं जिनके एक्शन से हमारे यहाँ जो सरकार का फैसला बनता है, बदलता है और एग्जीक्यूट होता है, कई बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो यानी कि ये भी एक्टर्स ऑफ गवर्नेंस हुए कि नहीं हुए। अगर आपसे इस लेक्चर में आने से पहले अगर आपसे कोई पूछता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार का भाग नहीं है, तो क्या वो हम उसको प्रशासन मीन्स गवर्नेंस का कोई भाग उसको मान सकते हैं, तो जनरली लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, वही गवर्नेंस है, बाकी तो क्या गवर्नेंस है। आज से आप ऐसा नहीं समझें, क्योंकि जब गवर्नेंस की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी आती है और साथ में सिविल सोसाइटी आती है। जो मैंने वर्ड यूज़ किया है सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन बेसिकली आसान भाषा में आपको बताऊं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार कई जो योजनाएं बनाती है, जो स्कीम्स बनाती है, इसमें कुछ NGOs का कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस अपने रिसर्च NGOs करते हैं ग्राउंड पर, और वो जो ऊपर अधिकारी बैठते हैं उनको बताते हैं कि सर हमने इस फील्ड में रिसर्च करी है, तो आपको फैसले लेने में आसानी होगी, इस बिहाफ पर आप फैसले लीजिए। कई बार सरकार फैसला लेकर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, तो ये NGOs जो हैं दबाव बनाती हैं, जुडिशरी के पास जाती हैं, जुडिशरी से डिसीजन आता है, और कई बार खुद मंत्रालय लेवल पर इनके दबाव में फैसले होते हैं और फिर डिसीजंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो मुझे बताइए ऐसे में NGOs, सभी NGOs की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो काम करती हैं, तो जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसका क्या कहेंगे? उनको सिविल सोसाइटी कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, गवर्नेंस का हर वो भाग जो सरकार नहीं है या मिलिट्री नहीं है, वो क्या है? सिविल सोसाइटी है। तो NGOs सिविल सोसाइटी गवर्नेंस का भाग है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना, गवर्नमेंट की योजनाएं, तो जो सरकार की योजनाएं हैं, समाज कल्याण वाली योजनाएं हैं, मेरा तो खासा अनुभव रहा है और मेरा बहुत ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है ये, तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास इतने सरकारी कर्मचारी नहीं है कि हम सभी योजनाओं को ग्राउंड पर इन्हीं से इम्प्लीमेंट कराएं। तो ऐसे में सरकार क्या करती है? फंडिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है, किसकी? NGOs की। इनसे कहते हैं आप काम करो, आप इम्प्लीमेंट करा, फिर ये इम्प्लीमेंट कराते हैं ग्राउंड। तो यानी कि गवर्नेंस का पार्ट हुए कि नहीं हुए? हुए। मीडिया ग्रुप्स, मीडिया ग्रुप्स सरकार को किसी विशेष मुद्दे पर फैसला लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। कई बार बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है, प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, तो मुझे बताइए ऐसे में वो भी गवर्नेंस का भाग हुआ कि नहीं हुआ? वो भी हुआ। थिंक टैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
कई जो रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर होते हैं, और भी कई सारी क्लास 1 सर्विस के ऑफिसर होते हैं, वो रिटायर होने के बाद, अब देखिए अभी तो तैयारी करते टाइम तो बच्चे पढ़ते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो पढ़ना कोई दबाव नहीं होता, इट्स एन ग्रेस कि आपको सीखने के लिए मौका मिल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, तो ये अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए थिंक टैंक्स बनाते हैं या किसी मशहूर थिंक टैंक के साथ जुड़ जाते हैं। फिर बाद में सरकार में के मंत्रालय जो हैं वो इनसे सलाह लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपके पास रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, आपका थिंक टैंक है, तो आप हमें सलाह दीजिए हमें क्या करना चाहिए इस मामले में। फैसला मिनिस्ट्री लेगी, लेकिन रोल इनका है कि नहीं। थिंक टैंक्स भी क्या है, गवर्नेंस का पार्ट है। तो आई होप कि जो गवर्नेंस शब्द को लेकर एक एक संकीर्ण सा, एक छोटा सा, एक काफ़ी सीमित सा पर्सपेक्टिव कई लोगों ने बनाया होगा, वो आज आपका टूटा होगा। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। भाई एक तो होती है गवर्नेंस तो जनरल बात है, लेकिन गवर्नेंस भी कैसी हो, गुड गवर्नेंस हो ना। अभी मैं इसके कई सारे पक्षों पर बात करने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब मैं पढ़ाता हूँ मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं आता आपको, तो ये मानकर ही मत चलिए कि सर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, गवर्नेंस पे कोई आपने बुक पढ़ी होनी चाहिए, आर्टिकल्स पढ़े होने चाहिए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और मैं आपको बताऊँ, जिसने पढ़ा भी हुआ है उसको भी एंड तक आते आते कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो देखिए, जुड़े रहिए इससे, लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। गुड गवर्नेंस, तो सबसे पहले तो ये गुड गवर्नेंस है क्या, बैड गवर्नेंस क्या है। भाई बैड गवर्नेंस का मतलब ये है कि तुम्हें फैसले लेने की जिम्मेदारी मिली थी, इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी मिली थी, ना तो तुम फैसला टाइम पर ले रहे हो। पॉलिसी पैरालिसिस एग्जाम्पल है इसका। कई सारे नीतियां हैं वो इतने लंबे 10-10 20-20 साल हो गए, फैसला नहीं लिया गया, और कितनी नीड है उस फैसले की ज़मीन पर। तो क्या बैड गवर्नेंस हुई ना वो। तो कई बार इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया तो करप्शन था, भाई भतीजावाद था, नेपोटिज्म था, रेड टेपिज्म था। सारे शब्द आपको धीरे धीरे पता लगते रहेंगे। आसान भाषा में, जनता को उसका अगर हक ना मिल रहा हो गवर्नेंस के थ्रू, तो वो क्या है, बैड गवर्नेंस। अगर मैं गुड गवर्नेंस की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि गुड गवर्नेंस कोई आज का शब्द है, मतलब इसका जो मर्म है उस पर तो बात चाणक्य ने भी की थी अपने अर्थशास्त्र में। चाणक्य तो कौन नहीं जानता चाणक्य जी को, तो अर्थशास्त्र में उन्होंने की थी। अर्थशास्त्र जब जब ये वर्ड आता है तो कई लोग सोचते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसा नहीं, यहाँ पर जो अर्थशास्त्र शब्द है, जो जो वर्क था चाणक्य का, इट वॉज ऑल अबाउट स्टेट क्राफ्ट, शासन को कैसे चलाना है उस पर बहुत ही खूबसूरत ये इनका वर्क है, अर्थशास्त्र। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इंडियन थिंकर्स में अर्थशास्त्र आता है। तो ऐसा नहीं पूरा अर्थशास्त्र आपको पढ़ना होगा, लेकिन बहुत ही मतलब जो बेसिक और जो मतलब पिन पॉइंटेड जो अप्रोच है, जो समझने में आपको आसानी आए, तो उसमें हम इसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर भी आप ये बात करते हैं कि चाणक्य ने ये कहा था कि एक अच्छा राजा वो है जो मान कर चलता है, ऐसे जीता है कि उसकी खुशी जनता की खुशी में है। जनता जिस चीज़ में खुश, उसमें वो खुश। जनता का जिसमें भला, उसमें उसका जो। और उसको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उसको सुख दे रही है, राजा को सुख दे रही है, और आप इसको कोरिलेट कर कर चलिए आज की प्रक्रिया से। आज जैसे हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो आज जो मुख्य जो पोजीशन है, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पर जो काबिज हैं लोग, तो उन पर भी ये बात लागू होती है चाणक्य की। जैसे आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरा जिला आपकी तरफ देखता है कि आप यहाँ पर जो है गवर्नेंस का जो की प्लेयर है वो आप हैं, तो ऐसे में आप पर भी ये बात लागू होती है। चाणक्य आपके लिए कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि अगर कोई चीज़ आपको सुख दे रही है लेकिन जनता को सुख नहीं दे रही, तो वो काम नहीं करना चाहिए। और जब जनता की बात हम कह रहे हैं तो हम ये नहीं बात करें कि मतलब जनता क्या सोचती है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट जो चीज़ जनता के लिए अच्छी है। तो कोई चीज़ आपके लिए अच्छी और जनता के लिए अच्छी नहीं है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरीके से जीते हैं तो तब जाकर उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं। ऐसा चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त जी के लिए। महात्मा गांधी जी ने भी इस पर बात की थी। स्वराज
सुराज, राज और कौन सा राज, सुशासन वाला राज। तो यानी कि इस पर पहले भी काफी बार चर्चा हो चुकी है। देखिए गुड गवर्नेंस पर जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, 8 जो है कैरेक्टर्स दिए हैं कि ये जो पोर्शंस हैं, अगर किसी गवर्नेंस में अगर ये पोर्शन मतलब इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि गुड गवर्नेंस। और इन एट्रीब्यूट्स की तरफ हमें चलना भी चाहिए, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% किसी भी देश में कोई मतलब परफेक्शन से कोई चल रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्दर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। हमें भी ऐसे ही चलना है, आप भी अधिकारी बनेंगे, कितना ही अच्छा वहाँ पर आपके जिले में पहले कभी भी हो चुका, ये नहीं सोचना कि अब तो सब कुछ हो चुका, नहीं, आपका दायित्व क्या है, उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर। तो ऐसी 8 एट्रीब्यूट जिस पर आपको सोचना है वो संयुक्त राष्ट्र बताता है। क्या बताता है, ध्यान से सुनिए। पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता। तो अब जब भी मेंस का क्वेश्चन आता है, गुड गवर्नेंस का आता है, तो इनकी जो ये वर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना, इनको लगाना कि ट्रांसपेरेंसी, और फिर बताना है भाई ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार ने किया क्या है। ट्रांसपेरेंसी के लिए किया क्या, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी के लिए तो क्या है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जनता, उसके पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये गवर्नेंस कैसे चल रही है, किसने कौन सा फैसला लिया, क्यों नहीं लिया, सब सवाल पूछ सकती है, हक है जनता। तो ये ट्रांसपेरेंसी में आएगा पार्टिसिपेटरी, भागीदारी। पार्टिसिपेटरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके लिए आप काम कर रहे हो अगर वही भागीदार नहीं होगा तो क्या आपका काम जितना बेहतर तरीके से ग्राउंड पर पहुंचना चाहिए क्या वो पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो पार्टिसिपेटरी इज नेसेसरी। इसके लिए क्या किया सरकार ने, बहुत सारे कार्यक्रम करें। मैं तो बता दूं, दिल्ली सरकार में तो एक अलग से भागीदारी के नाम से कैंपेन थी, जिसमें कि RWAs को जोड़ा जा रहा था, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको जोड़ा जाता था, उनसे व्यू लिए जाते थे, उसके आधार पर फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। भागीदारी के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं सरकार ने एक नेशनल लेवल की वेबसाइट बनाई, मोदी जी ने लॉन्च करी, और कहा कि अगर आपके कोई भी मत हैं, आइडियाज़ हैं, तो डायरेक्ट PMO तक आप पहुँचाइए। ऑल्दो ये नहीं है कि जो आपने भेजा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और भागीदारी केवल ऐसा ही नहीं कि हम जब गवर्नेंस की बात करें तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट से गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि मुझे बताइए लॉ एंड ऑर्डर को मतलब संभाल कर चलना, मतलब जो क्योंकि गवर्नमेंट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जनता की जो प्रॉपर्टी है और जो लाइफ है उसको सुरक्षा देना, जीवन को और संपत्ति को सुरक्षा देना, उसके लिए भी गवर्नेंस चाहिए। तो ऐसे में एक वर्ड है कम्युनिटी पुलिसिंग, आप सब लिख लीजिए। जब मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ स्टार पॉइंट, तो उसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। GS पेपर 2 में एक क्वेश्चन रिफॉर्म से आता है, कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म, कभी जेल रिफॉर्म, कभी पुलिस रिफॉर्म। जब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है तो ऐसे पढ़ो ना, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ पढ़ के हम ज्ञानी हो जाएंगे, दैट इज गुड, लेकिन एग्जाम निकला किससे, स्ट्रक्चर से। तो पार्टिसिपेटरी की बात आई तो लिंक हो जाना चाहिए क्या, कि कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि पुलिसिंग करने में भी किसका, समाज की भागीदारी का इस्तेमाल करें। एक और स्टार पॉइंट ले लीजिए, सलवा जुडुम। सलवा जुडुम जो कि हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, वहाँ पर जो नक्सलवादों के खिलाफ कार्यवाही में वहीं के लोकल लोगों, क्योंकि उनको जंगल के बारे में ज़्यादा बेहतर ज्ञान है पुलिस से या हमारी CRPF से, तो ऐसे में पुलिस में उनको भर्ती किया गया, नॉट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, एज एक अलग से फोर्स बनाएगी सलवा जुडुम। तो वो भी क्या पार्टिसिपेटरी नेचर है कि भाई तुम्हारे यहाँ हालात ख़राब हैं, सरकार विकास के लिए आती है, सरकार सड़क बनवाने की कोशिश करती है, नहीं बन पाती, नक्सली कहीं जगह रोक लेते हैं या बम विस्फोट हो जाता है, तो ऐसे में आपकी भलाई के लिए आप ही आ गया हो, दैट इज पार्टिसिपेटरी। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जो जिम्मेदारी आपको मिली थी वो जिम्मेदारी आपने निर्वहन किया कि नहीं किया, जवाबदेही इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल आपका सिटीजन चार्टर्स। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे सेवा प्रदाता विभाग हैं, जो भी सर्विसेज देते हैं, तो सबका ना एक बेसिकली लीफलेट लगा होता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस बनवाना है,
या आपने नई गाड़ी ली है और आपको उसकी आरसी बनवानी है, तो ऐसे में आप डायरेक्ट जो है जा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे आप सिटीजन चार्टर दीजिए। विभाग उनकी जिम्मेदारी है, वो सिटीजन चार्टर आपको अवेल कराएंगे, क्योंकि गाइडलाइन है कि जहाँ पर आता है काउंटर पर जो सिटीजन है, तो वहाँ पर लगा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये सेवाएं दी जाती हैं, ये सेवा इतने टाइम में दी जाती है, इस सेवा का इतना चार्ज लगता है, दैट्स इट। तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेबल होना। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सकला स्कीम, SAKALA। सकला स्कीम कर्नाटक सरकार की एक स्कीम है, तो 2.0 दूसरा वर्जन भी आ गया उसका। तो वो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गुड गवर्नेंस की तरफ एक प्रयास है। मतलब वहाँ पर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइसेंस बनवाने गए और आपको अपना अधिकार पता है कि भाई ये लाइसेंस 45 डेज में बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो पेपर्स हैं दे आर कंप्लीट। या तो विभाग क्या के पेपर कंप्लीट नहीं है सर, आप पेपर करके दीजिए कंप्लीट, या पेपर कंप्लीट है 45 डेज है तो देना पड़ेगा उनको। अगर नहीं देते, क्योंकि कई बार करप्शन क्या होता है, वो होता है कि वो आपकी फाइल को रोक कर बैठ जाता है, आपको ज़रूरत होगी आप आओगे रिश्वत दोगे, तो फाइल को रोक कर बैठ जाता है। तो ऐसे में अब अगर एक सिटीजन चार्टर के टाइम से एक दिन भी फालतू हो गया ना, तो समझदारी रखी रह जाएगी। कैसे? एक दिन फालतू हुआ तो आपके पर फाइल के हिसाब से 250 रुपीज़ आपकी सैलरी से कटेंगे, आपकी सैलरी से नहीं, जो भी करप्ट अधिकारी है उसकी सैलरी से। अब आप सोचो इतने लोग अपना काम कराने आते हैं, वो पहले 100 200 फाइल 300 फाइल ऐसी दबा कर बैठे, कुछ काम नहीं हो रहा कि वहाँ से वो कमीशन आ जाएगा तब होगा। ऐसे फैसलों से क्या अब वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना उनके लिए, सैलरी से कट जाएगा पैसा। तो यानी कि अब जनता को ये सजग होना चाहिए कि मेरा पेपर वर्क कंप्लीट। क्योंकि कई बार क्या क्या होता है, वो इस पेपर वर्क के बिहाफ पर ही क्या करते हैं, ये करप्शन करते हैं कि आपका ये पेपर कंप्लीट नहीं है, ये पेपर कंप्लीट नहीं है, आप गाइडलाइंस पढ़ लो, ये जानकारी हासिल कर लो। वैसे तो मैं आपको बता दूं, भारत में एक तबका ऐसा भी है उसके पास ये ज्ञान अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो गुड गवर्नेंस पर जाए और जनता को अवगत कराएं, लिखें कि सर इन पेपर की जरूरत है आपको, आसान भाषा में, टेक्निकलिटीज में नहीं, क्योंकि आम आदमी को टेक्निकलिटी से क्या मतलब। तो ऐसे जब आप चलेंगे तो ये गुड गवर्नेंस की तरफ प्रयास होगा। कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब होता है सभी के सहभागिता से, यानी कि जो भी फैसला लिया जा रहा है पूछ कर लिया जा रहा है, या एक देख कर लिया जा रहा है कि सब की एक तरीके से मत है क्या, ऐसा नहीं है सरप्राइज नहीं दिया जा रहा। तो कंसेंसस ओरिएंटेड फैसला होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि गवर्नेंस कितनी बेहतर है, इस बात से पता लगता है कि आप रेस्पॉन्ड कितनी जल्दी करते हैं। जैसे आपने किसी फॉर एग्जांपल आपके आसपास कहीं पर से कोई रोड टूटी हुई है, ठीक है, या कोई ऐसा है कि किसी एक बेसिक यूटिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पर वो है नहीं, से पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत है वो नहीं। अब आपने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन का जवाब आ रहा है 2 साल बाद, तो मुझे बताइए क्या गुड गवर्नेंस है? नहीं। तो रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, जल्द से जल्द जवाब आना चाहिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल का मतलब होता है गवर्नेंस में सरकारी ध्यान रखे कि भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि किसी एक विशेष वर्ग को सुविधाएं ज़्यादा जा रही हैं, दूसरे वर्ग को सुविधाएं नहीं जा रही हैं, या वंचित किया जा रहा है दुर्भावना के कारण। द मेन थिंग इज दुर्भावना मीन्स अपना कोई विशेष मोटिव साधने के लिए कुछ अधिकारी या जो भी शासन में लोग हैं वो योजनाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो दिस नॉट गुड गवर्नेंस। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो आप काम कर रहे हैं इफेक्टिव होना चाहिए, जो आप ऑब्जेक्टिव तय करा वही रिजल्ट आ रहा है या उसके आसपास एटलीस्ट आ रहा है। एफिशिएंट है मतलब कम से कम संसाधनों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट। फॉलो द रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ होता है, आम भाषा में इसको विधि का शासन कहते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। और कई लोग सोचते हैं रूल ऑफ लॉ, हाँ ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ के हिसाब से रूल, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं। जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बताता हूँ। पॉलिटी रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। जब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो आसान भाषा में वैसे समझ लीजिए कि अगर कहीं पर जो शासन चल रहा है तो ऐसे में वो शासन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है। और मूलभूत सिद्धांतों में मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
जस्टिस, इन सारे मापदंड को ध्यान में रखकर अगर कोई शासन चलाया जाता है तो उसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। क्लियर है आपको बात? और जब हम रूल बाई लॉ की बात करते हैं, आसान भाषा में बता रहा हूँ, रूल बाई लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ लाइन में कि लॉ ये है, उसके हिसाब से चलना, पीरियड, खत्म बात। लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, जो लिखा हुआ हम उसके इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, अनुवाद निकालते हैं कुछ सिद्धांतों के आधार पर, जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इनके आधार पर उसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यानी कि जहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बातें जो मैंने आपको बताई, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इनके ह्यूमन राइट्स, तो इनके आधार पर अगर कानून का बेसिकली अनुवाद देखा जाता है और देखा जाता है हाँ इस आधार पर ये कानून है, तब लागू हो रहा है, उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल बाय लॉ कहते हैं लिखा है दैट्स इट, क्योंकि लिखा है बस इस वजह से इंप्लीमेंट होना है, इसको रूल बाय लॉ कहते हैं। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं इस टाइम, चुनौतियाँ क्या हैं सामने हमारी सरकार के, इस पूरी प्रणाली के। देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी आपने कुछ टाइम पहले मोदी जी की स्पीच सुनी, और देखिए प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच जो है हमारे काम की होती है, क्योंकि उससे काफ़ी सारा मसाला मिल जाता है आंसर्स के लिए। तो उन्होंने डेमोग्राफी शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, जनसंख्या लाभांश की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल में भारत में इतनी बड़ी जवान जनसंख्या है, लेकिन उसको नौकरी भी अवेल करानी है, उसको सुविधाएं भी अवेल करानी है, तो ये तब हो पाएगा जब हमारी शासन प्रणाली इतनी मजबूत हो ये सेवाएं देने। अगर शासन प्रणाली ये सेवाएं देने में मजबूत नहीं है, जैसे सेवाओं की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हेल्थ, अगर हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एडिक्वेट नहीं है तो मुझे बताइए अगर कोई पेंडेमिक हो जाए जैसे कोरोना है, क्या आसानी से संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। एजुकेशन है, एजुकेशन हमें देनी पड़ेगी जवान जनसंख्या को, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, सोसाइटी में क्राइसिस आ जाएगा। तो ऐसे में इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग में और भी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं कि जितना काम जिस तरीके से आपके विभाग अभी कर रहे हैं, अब वही विभाग के लोग अब उससे बेहतर काम करें। और बेहतर काम कैसे, कि अब इसमें हम ऐसी प्रणाली लगा दें कि इतना काम करोगे आपको रिपोर्ट करना होगा, इतना काम आप नहीं करोगे तो आपको जवाब देना होगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, रेगुलर उनकी ट्रेनिंग करेंगे, तो ऐसे में उनकी कैपेसिटी क्या होगी, बिल्ट होगी। और लोगों की नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन की, पूरी शासन प्रणाली की होगी। बड़े व्यापक नज़रिए से इसको देखना चाहिए, इसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे आम तौर पर लोग ही नहीं, मतलब जो डिपार्टमेंट के भी लोग होते हैं वो भी नहीं चाहते कि बड़े बदलाव लाए जाएं, क्योंकि एक भ्रांति है कि बड़े बदलाव सुधार के नाम पर लाए जाते हैं तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है या उनके अनुकूल चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि आपका जो उद्देश्य है इस प्रशासन में आने का, वो बेसिकली ऑप्टिमम लेवल पर जो आप सेवाएं दे सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं वो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नए मापदंडों के अनुकूल आना पड़ेगा, जिससे कि आप भी तो बेटर कर पाएंगे ना। मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार को उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, वेदर इट इज सैलरी या घर या सब कुछ। कई जगह पर शिकायत आती है, लेकिन ज़्यादातर दिस इज द वन थिंग दैट वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स। अभी बताया आपको, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पर ये। और मैं अभी इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आप कोरोना क्राइसिस देख रहे हैं, और बहुत सारी, और दो आवर सिस्टम इज वर्किंग वेल, लेकिन आपको भी पता है अभी कितने सारे लूपहोल्स हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँच पाती कई बार। और उसमें एक कारण तो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है हमारे पास, हमें वो बेटर करना है। दूसरा, रेस्पॉन्स सिस्टम बहुत धीमा होना। कई लोग मानकर चलते हैं आज कहेंगे तो पता नहीं कब होगा। आपने सुना होगा ना, ये एक मुहावरा टाइप यूज़ किया जाता है कि सरकारी काम बना दिया है आपने तो उसको। तो हमें इसको बदलना होगा कि आगे जाके सरकारी काम बना दिया है का मतलब ये ना हो कि सर काम में देरी हो रही है। सरकारी काम बना दिया का मतलब ये होना चाहिए, भारत की जब भी बात है, कि जो काम जैसे होना चाहिए, जब तक होना चाहिए वैसे ही होना।
थ्रेट टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इस टाइम पर देखिए चैलेंज ये भी है कि इतने बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, जो लोग दूसरे शहरों में थे काम के लिए, उनको काम नहीं मिल पा रहा है और माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिन जगह पर जा रहे हैं जो वहाँ की शासन प्रणाली है उनके लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है कि लॉकडाउन हटने के बाद अगर तुरंत उनको जीवन यापन का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया, ऑल्दो सरकार पीडीएस के थ्रू और राहत राशि के थ्रू और खाद्य सामग्री के थ्रू कर रही है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस। तो अगर उनको नौकरी ना मिल पाई तो ऐसे में शांति जो है वो भंग हो सकती है, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सड़क पर कुछ हंगामा करने या फिर अगर से कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं चीज़ों को, तो वो भी एक चैलेंज है। ऑस्टेरिटी मेजर्स बाय गवर्नमेंट, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जब सरकार अपने खर्चे को कम करती है, और आपको पता है कि इतने बड़े चैलेंज से निपटना है, अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर हो गई, सरकार के आय के साधन कम हो गए, तो जाहिर सी बात है खर्च करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर खर्च करने की क्षमता कम होगी तो चैलेंज ये है कि एक तो हमारे पास पैसा कम आ रहा है, रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, टैक्सेस कम आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो सरकार आपको सेवाएं दे रही है वो तो वैसे की वैसे ही दे रही है और पैसा कम है, तो ऐसे में ये भी क्या एक चैलेंज है। इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स बाय गवर्नमेंट कहते हैं, जो सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे खर्चा कम करे, लेकिन साथ साथ में उसके साथ जो उभरते हुए जो चुनौतियां हैं हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि हमें क्वालिटी सर्विस देनी है कम पैसों में देनी है, रिसोर्सेज कम है, साथ में हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है, लेकिन इन्हीं संसाधनों के साथ करना है, नए तरीकों के साथ करना है। तो देखिए ऐसे में ही बात आती है ई गवर्नेंस की। अगर हम चुनौतियों को के समाधान की बात करें तो इसमें ई गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस मैंने आपको बताया। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि जब सरकार इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जाए फैसले लेने में, एग्जीक्यूट कराने में, वो क्या है, ई कॉमर्स। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले का सुना हो समीक्षा पोर्टल, सेंट्रल सेक्रेटरीट ने अपने यहाँ फाइलिंग प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है, तो फैसले लेने की प्रक्रिया क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई, सिक्योर सर्वर पर फाइल ट्रांसफर होती है, तो यानी कि वो क्या है, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा जाता है, मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से स्मार्ट गवर्नेंस हो रही है। स्मार्ट का मतलब क्या, सिंपल, प्रोसेस सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एक काम को कराने के लिए आपको अगर 10 जगह जाना पड़ रहा है, और अगर वो सिंपल एक पोर्टल के थ्रू हो जाए और वहीं से आपकी फाइल जो है मूव हो जाए डिफरेंट विंडोज़ या अधिकारियों के लेवल पर, तो आपको नहीं लगता सिंपल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। मोरल, मोरल इस वजह से क्योंकि जो नई मशीनरी जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन वाली है, तो वहाँ पर जो करप्शन के केसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सब कुछ क्या है, रिकॉर्डेड है। अकाउंटेबल, जवाबदेही आ जाती है क्योंकि सबको रिकॉर्डेड है, आपको बताना पड़ेगा इस टाइम से इस टाइम तक आप पर फाइल है, अब तक आपने क्यों नहीं किया। रिस्पॉन्सिव, क्योंकि आईसीटी है तो कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटेड हो जाती हैं, ऑटोमेटिक मैसेज जा रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी ये एप्लीकेशन है, तो ऑटोमेटिक सर्वर से आपको मैसेज चला गया, ये स्टेटस है आपकी उसका एप्लीकेशन का, तो आपको भी लगता है कि ये सरकार मेरी सुन रही है तभी तो मेरे पास मैसेज आ रहा है, अब ये लेवल है, अब ये लेवल है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता आती है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है या फिर कौन किसके पास क्या जिम्मेदारी है, तो ये सब आईसीटी के थ्रू हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। जब मैं ई गवर्नेंस की बात करता हूँ तो देखिए ई गवर्नेंस में गवर्नेंस का मतलब क्या, हम जोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में इसके 4 मॉडल, बहुत ही आसानी से बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पहला मॉडल है G2C। G2C का मतलब है गवर्नमेंट किससे मिल रही है, सिटीजन से मिल रही है ई गवर्नेंस के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उससे जुड़ किससे रही है, नागरिकों से। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सरकार ने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जिसमें कि आपको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है और आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप का फॉर्म है, वृद्धा पेंशन का फॉर्म है, हैंडीकैप पेंशन का फॉर्म है। तो ये क्या हुआ, सरकार की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, पोर्टल है, वेबसाइट है, वो क्या कर रही है, वो G2C मॉडल है, गवर्नमेंट सीधा किससे जुड़ रही है, सिटीजन से जुड़ रही है, उनको सेवा दे रही है। दूसरा है G2B। G2B का नाम है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि
जैसे बिजनेसमैन कह रहे हैं, मान लीजिए कि भाई हमें तो इतने सारे अधिकारियों के पास जाना होता है, यहाँ से फाइल करानी होती है, वहाँ से फाइल करानी होती है, करप्शन होता है, इसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ऐसे में G2B मॉडल क्या करता है, उस प्रोसेस को आसान कर देता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया के हैं या बाहर के हैं, तो आपके लिए ये पोर्टल्स हैं, ये वेबसाइट है, अप्लाई कीजिए, एक निश्चित समय में जो दे रखा है आपकी फाइल प्रोसेस होगी, आपको पता लगेगा। तो ऐसे में जो रेड टेपिज्म मतलब बेसिकली फेवर कर दिया किसको, अपने किसी जानने वाले को, तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। साथ में G2B में ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा कि जब ये 20 लाख करोड़ की बात हुई थी, तो वहाँ पर आपने एक बात सुनी थी, गवर्नमेंट ने कहा MSME से प्रोक्योर करेंगे गुड्स को, सर्विसेज को, जो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मान लीजिए सरकार को खरीदारी करनी किसी सामान की, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट कहाँ से खरीदेगी, आपकी रिटेल मार्केट से, आपके घर के आसपास की बाज़ार से खरीदेगी। गवर्नमेंट तो कहाँ से लेती है, डायरेक्ट कंपनी से लेती है। तो ऐसे में वो क्या है कि अगर उनसे हम कितना खरीद रहे हैं, उनको कितना पेमेंट गया, कितना जाना है, किस रेट में, उसको अगर हम ई बेस्ड कर दें, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, G2B मॉडल कहते हैं। इसके थ्रू लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, खरीदारी है, परमिट देना है, रेवेन्यू कलेक्शन है, सब कुछ इसके थ्रू होता है। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाहर से आपको लगता है गवर्नमेंट मतलब एक यूनिट, लेकिन ऐसा नहीं। गवर्नमेंट के अंदर क्या है, कितने सारे विभाग है, और कई बार ये विभाग एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, अलग अलग रूल्स की वजह से। तो ऐसे में विभिन्न विभागों में आपस में एक सहभागिता हो, और आपस में जो मामले हैं वो आसानी से सुलझ सकें। तो ऐसे में अगर हम वहाँ पर ई की यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, G2G मॉडल कहते हैं। यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कुछ मसला सुलझाना है, कोई फाइनेंसेस देने हैं, वो कितने गए कितने नहीं गए, तो ये सब क्या है, G2G है। आप ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करना चाह रही है कि उसका फंड कहाँ कहाँ कितना यूज़ हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को यूज़ करना है, यूज़ करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करना है कि हाँ हमने प्रयोग कर लिया, ये प्रमाण पत्र। उसके बाद फिर नेक्स्ट किस्त देगी। तो अब अगर हम इसको इंतज़ार करें कहाँ खर्च हुआ कहाँ नहीं खर्च हुआ, फिर वेरीफाई करें, ऑडिट करें, अगर हम इसको ई गवर्नेंस बेस्ड कर देते हैं, तो होता क्या है, जहाँ भी आप खर्चा करें उसका सीधा सीधा आप अपलोड करते रहें, फ़ोटोज़ अपलोड करते रहें, वीडियोज़ अपलोड करते रहें, उसका डाटा अपलोड करते रहें, कहाँ खर्च, कितना खर्च, क्या रिजल्ट। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी क्या है, तुरंत तुरंत ये पता लगा। इसको हम क्या कहते हैं, G2G। तो G2G ऐसा नहीं है केंद्र और राज्य के बीच होगा, राज्य राज्य के बीच में भी हो सकता है ना। जिले स्तर पर भी एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, G2G हो जाएगा। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के, उनके कुछ ग्रीवेंसेज हैं, ठीक है, चाहे उनके छुट्टियों को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो, अगर उसको लेकर हमने एक पोर्टल बनाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, G2E। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग इस शासन में काम कर रहे हैं, जब तक उनकी शिकायतों का निपटारा टाइम पर नहीं होगा, तो उनमें मोटिवेशन नहीं रहेगा अच्छा काम करने का। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स की बात करूं जो सरकार ने अब तक लिए हैं, तो मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनको दिमाग में बैठाइएगा। जैसे 1998 में पहली बार सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। 1998 की बात चल रही है, आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे आई गेस जो इस वीडियो को देख रहे हैं। 1999 में यानी कि 1999 में ये फिर मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों अलग अलग मंत्रालय, ध्यान रखिएगा इस बात। इसके बाद 12 पॉइंट एजेंडा बनाया गया था ई गवर्नेंस पे कि किन आधार पर हम सरकार में बदलाव लाएंगे, जो हमारी प्रायोरिटी एरियाज होंगे, और कैसे हम ये बदलाव लाएंगे। फिर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा कि ई सिग्नेचर की वैल्यू मानी जाएगी, अगर कोई हम ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, या अगर हम कोई सरकार में ही कोई फैसला ले रहे हैं, तो फैसला लेने के टाइम पर ई मॉड्यूल्स का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो भी वैलिड माना जाएगा। साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी एक विभाग ने कुछ बदलाव लाया है, तो उस बदलाव को संस्तुति मिलनी चाहिए ना, सपोर्ट मिलनी चाहिए कि हाँ ये कानून में है। तो ये सारे फीचर्स किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2008 में उसमें अमेंडमेंट भी किया गया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस करी गई आईटी मिनिस्टर्स की 2000 में, और इसका पर्पस था कि कॉमन एक्शन प्लान हो पूरे भारत के लिए, पूरा भारत आईटी इनेबल्ड बने एक कॉमन लेवल पर। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट बनाया गया। मैंने क्या कहा, ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नमेंट आती है। ये फीचर्स हैं SMART, अभी आपको बताया था, याद रहना चाहिए। डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे, वैल्यू लेजिटिमेसी मिलेगी आपका आंसर्स को। फिर कुछ इनिशिएटिव्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश ने ई सेवा, भूमि इनिशिएटिव कर्नाटका ने, और अब तो कितने सारे इनिशिएटिव्स आ गए हैं, चाहे वो ई नैम है, आपका ई रकम पोर्टल है, और क्या कहते हैं आपकी प्राप्ति मोबाइल एप्लीकेशन है। कितने सारे अब तो इनिशिएटिव्स हैं। जो करंट में चल रहा है ई से रिलेटेड, आपके एंटी ने बिल्कुल स्टार्ट हो जाने चाहिए कि भाई मुझे पता होना चाहिए ई गवर्नेंस में मैं यूज़ कर सकता हूँ। GS पेपर 2 में भी यूज़ कर सकता हूँ, और ऐसे में भी कई बार काम आ जाता है। National E-Governance Plan was launched. It consists of 31 mission, mode projects, MMPs, and 8 support components. E-Governance Plan की बात बेसिकली आप ऐसे समझिए, आपने सुना है कि डिजिटल इंडिया है ना, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, तो डिजिटल इंडिया काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक्चुअल में डिजिटल इंडिया 2014 में पॉपुलर करा क्योंकि इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ मास कैंपेन एंड आल्सो अ मास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि तभी कुछ हुआ था, उससे पहले भी 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी थी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी कोर नीति राष्ट्र लेवल की कैसे होगी, वो बनी थी। तो ये उसी के बारे में हम बात करें। यहाँ पर 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की है। मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक विशेष प्रोजेक्ट हमने दे दिया कि इस टाइम में होगा कवर, और इसको करने के लिए कोई एक विशेष विभाग ही नहीं। कई बार क्या होता है, 4 से 5 विभागों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो करते क्या है, 4 से 5 विभागों के अधिकारियों को इस मिशन मोड प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, जिससे कि अपने अपने विभाग के कार्रवाई को वो खुद करा लें, तो एक ही जगह वो काम हो जाता है, और जिसकी वजह से मिशन मोड में काम पूरा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मिशन मोड प्रोजेक्ट एक स्टार पॉइंट और ले लीजिए आप, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या होता है, व्हीकल मतलब कोई मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। माई सेल्फ शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या आप चाहते हैं, कहाँ पर मैं आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू।